दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नोबल वर्ल्ड्स। किस्त नंबर 4। वो रात के खाने के बर्तन धो रही थी जब वो हल्का सा खंखार कर किचन में दाखिल हुआ। इस वाक़ये को 2 दिन गुजर गए थे। इसकी तबीयत भी अब काफ़ी बेहतर थी, लेकिन वो उसके सामने आने से मुकम्मल गुरेज कर रही थी। सुबह नाश्ते की टेबल से वो मिनटों में उठ जाती थी और इसके बाद उसे नज़र ही नहीं आती थी। रात का खाना वो इसके आने से पहले खाकर कमरे में बंद हो जा रही थी। आज उसे किचन में देखकर वो लम्हे भर की देरी किए बिना खुद भी इसकी जानिब आ गया था। कैसी तबीयत है अब श्री? इसकी भारी आवाज़ पर इसने सहम कर पीछे देखा। वो काउंटर पर दरवाजे पर पैर रखे बैठा हुआ था। ठीक हूँ। जल्दी जल्दी बर्तन खुश्क करके स्टैंड पर सजाते वो अपना लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही थी। इतनी खौफजदा क्यों हो गई श्री? मैं ज़ाबी ही हूँ, जैसे आप मार भी दिया करती थी। फिर क्यों इस तरह सहम जा रही हैं आप मुझसे? वो पैर नीचे रखकर काउंटर से उतर कर इसके मुकाबले आन खड़ा हुआ था। तुमने मेरे रूम में इस दिन टेबल तोड़ दिया। वो नामहसूस अंदाज में कुछ पीछे होती हुई बोली। तो इस वजह से आप मुझसे खौफजदा हो गई हैं? जवान ने मुस्कुराहट दबा कर इसकी जानिब देखा। मैं खौफजदा नहीं हूँ तुमसे, मैं बड़ी हूँ तुमसे। तुम बदतमीजी नहीं कर सकते मुझसे। अपने लहजे को मजबूत बनाए वो आंखें दिखाकर बोली। वो सर को खम देता मुस्कुरा उठा। अब खुद को बड़ी ना भी कहें तो भी मैं आपकी इज्जत करता हूँ श्री, और वो बात अब मैं डायरेक्ट अम्मा जान से करूँगा। इस पर एक नज़र डालकर वो किचन से निकल गया। साइड लैम्प की रोशनी में इसने वो काली जिल्द वाली डायरी खोली। आज अभी तक वो इसके कमरे में नहीं गया था। वजह सिर्फ ये डायरी ही थी। खुद में सिमटी वो लड़की डायरी भी रखती है? वो हल्का सा मुस्कुराया। हैरत अंगेज तौर पर ना कोई नाम दर्ज था, ना तारुफ, ना कोई डेट। वो डायरी कम और फोटो एल्बम ज़्यादा लग रहा था। इस पूरी डायरी में इसके बचपन के मुख्तलिफ वाक़यों पर ली गई सितरा बेगम की तस्वीरें थी, जिनके नीचे कलर पेंसिल से नहीं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बनाया गया था। इब्राहिम को बेइख्तियार इस पर प्यार आया। इसने सफ़ा मज़ीद आगे किए। काली स्याही से लिखे अल्फाज ने इसकी तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करवाई। मैं तलाश में हूँ किसी ऐसे शख्स के जिसे बिल्ला अफजल मलिक से मोहब्बत हो, जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो कि मैं दुपट्टा लेती हूँ या नहीं, मैं आहिस्ता आवाज़ में बात करती हूँ या तेज़ आवाज़ में, जो मेरे पास आए, मेरा हाथ थामे और मुझे दूर कहीं नीले आसमान के पार इस इल्हामी दुनिया में ले जाए, जहाँ जिस्मों नहीं रूहों का मिलाप होता हो, जो मुझे मुस्कुराता हुआ देखे और मेरी आंखों से नमी चुन ले, जो ना बताए और ना जताए, बस मोहब्बत करे, जो कहे ऑफ शोल्डर पहनना चाहती हो ज़रूर पहनो। ऑफ शोल्डर पहनना चाहती हैं आप? घनी मुझसे तले इसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी और फिर मुस्कुराहट कह के मैं बदल गई। वो हंसा और फिर हंसता चला गया। क्या थी वो लड़की? रात की इस पहर चांदनी की हसीन रोशनी में वो इस लड़की की अनोखी ख्वाहिश पर हंस रहा था और बेतहाशा हंस रहा था। ऑफ शोल्डर, और एक बार फिर ज़ेरे लब बड़बड़ाया। आपकी ख्वाहिश भी आपकी तरह है अनोखी और मासूम। ऑफ शोल्डर, हा हा हा, वो ज़ेरे लब कहता एक बार फिर हंस रहा था। इसने मज़ीद पढ़ना शुरू किया। जिसके हाथ छू लेने से मन में पकीज़गी उतर आए, जिसके होंठों से अदा हुए लफ्ज़ अकीदत की तरह कागज़ों पर लिख कर महफूज किए जाने के काबिल हों, जिसकी आंखें इसकी पकीज़ा सोच की गवाही देती हों, वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। वो लड़की वाकई बहुत गहरी सोच रखती थी। इसने चंद सफ़े मज़ीद पढ़ ले। कोई है जो मुझे रोज़ फूलों के ज़रिए एहसास दिलाता है कि मैं कितनी ख़ास हूँ, इतनी ख़ास कि वो मुझसे दोस्ती का तलबगार है। बेला के फूल दोस्ती की अलामत होते हैं ना, वो मुझे रोज़ भेजता है, एक दिन भी नहीं छोड़ता, रोज़ मेरे लिए वक्त निकालता है। 2 साल कितने सारे दिन होते हैं 2 सालों में। हर दिन के फूल, हर दिन एक नया एहसास। इसने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं इसके बारे में सोचूं। वो मेरे हवासों पर सवार होने लगा है। मैं रोज़ इसका इंतज़ार करती हूँ। मैं उसे देखना चाहती हूँ, अपने सामने बिठाकर इससे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या ख़ास है मुझ में कि वो मेरी दोस्ती का तलबगार है। मैं इसे बताना चाहती हूँ कि मैं इसकी मोहब्बत की तलबगार हूँ। बेला अफजल मलिक एक अनजान अनदेखे शख्स की मोहब्बत की तलबगार है। मुझे यकीन है वो मुझसे मोहब्बत करेगा और मैं इससे इश्क करूँगी। अपनी ज़ात की सारी मोहब्बतें इस एक शख्स के हवाले कर दूँगी जो मेरे असल से मोहब्बत करता है, मुझसे मोहब्बत करता है। वो जैसे पढ़ता जा रहा था, इसके दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। जो इससे मोहब्बत करती है,
आंखों में एक चमक सी उभरी। मेरी बीवी मुझे देखे बगैर ही मुझसे मोहब्बत नहीं इश्क करती है। दिलकश मुस्कुराहट ने इसके लबों का आहता किया। मेरी बीवी एक अनदेखे इंसान से मोहब्बत करती है जो इसकी फिक्र करता है, इसके दिन को खास बनाता है। वो दुराब इब्राहिम मलिक से मोहब्बत करती है। इब्राहिम मलिक की तो वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो कुर्ब से बोल रहा था। आंखों की चमक और लबों की मुस्कुराहट इस सोच के आते ही खत्म हो गई थी। डायरी बंद करके इसने गहरी सांस ली। अब इसका रुख बेला के कमरे की जानिब था। हल्के से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। हस्बे तवक्का वो सो रही थी। वो आहिस्ता से इसके सराहने बैठे, जी भर के इसके इंतजार करते अपने प्यासे दिल की तशनगी दूर की। बहुत मुश्किल होता है आपको यूँ थोड़ी देर के लिए देखकर खुद पर बंद बांध लेना। ना आंखें थकती हैं, ना दिल भरता है। कुछ इंतज़ाम करना होगा बेला साहिबा। इसकी थोड़ी के गले पर शिद्दत से लम्ब छोड़ते वो ज़ेरे लब बोला। इसकी शेव की चुभन महसूस करके वो हल्का सा कसमसाई, रुख फेर कर फिर से बेखबर हो गई। इसके अधखुले लब, बेखबर वजूद, दिल में जज्बात का जैसे समुंदर उमड़ आया था। इसने धीरे से इसकी आंखों पर लब रखे, फिर इसके चेहरे के एक एक नक्श पर बेख्तियारी में अपना लम्ब छोड़ता चला गया। खुद पर भारी वजूद का झुकाव महसूस करती वो नींद में खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी। वो होश में होता तो महसूस करता कि इसकी नींद में खलल पड़ चुका है। नीम वो आंखों से देखने की कोशिश करती। अगले ही लम्हे इसके हवास पल में लौट आए थे। हटे पीछे हटे जंगली वहशी इंसान, इस वक्त इतनी रात में मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं आप? रात के इस पहर इब्राहिम को खुद पर झुके देखकर वो गुस्से से पागल होने वाली हो रही थी। एक झटके से उसे खुद से दूर करती वो बुलंद आवाज़ में चीख रही थी। वो पल भर में होश में आया था। उसे यूं अपने मुकाबिल खड़े देख सारा खुमार उतर गया था। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बताएं मुझे, क्या कर रहे हैं आप इस वक्त मेरे कमरे में? वो बुलंद आवाज़ में चीखती आंखों से शोले बरसाते उसे देख रही थी। क्या हुआ बेला, इस तरह क्यों चीख रही हो? इब्राहिम तुम यहाँ बेला के कमरे में क्या कर रहे हो? सिदरा बेगम, जो बेला की आवाज़ पर इसके कमरे में दाखिल हुई थी, सामने खड़े इब्राहिम को देखकर पूरी तरह चौंक उठी। अपने मखसूस लिबास और बिखरे बालों में मौजूद बेला इन्होंने दहल कर इब्राहिम की जानिब देखा। शोर की आवाज़ पर बाकी लोग भी आ गए थे। श्री आंखें निकाले देखती मामला समझने की कोशिश कर रही थी। श्री के पीछे खड़े इस बार का भी यही हाल था। अफजल साहब अलबत्ता खामोश करे थे। तुम क्यों आए थे बेला के कमरे में इब्राहिम? अतहर मलिक की आवाज़ पर इसने तरफ कर इनकी जानिब देखा। वो तो जानते थे सब, फिर वो क्यों इस तरह कह रहे थे? इब्राहिम मेरे बच्चे, भाई साहब पूछ रहे हैं, कुछ जवाब दो बेटा, तुम क्यों आए थे बेला के कमरे में? सिदरा बेगम अब भी बेयकीनी से इसकी जान देख रही थी। कोई जुर्म ना होते हुए भी वो मुजरिम बन गया था। पूछे माजान अपने लाडले सपूत से, रात की इस पहर क्यों आई मेरे कमरे में और किसकी इजाज़त से छू रहे थे मुझे ये? वो बुलंद आवाज़ में कह रही थी। इब्राहिम ने जब्त से आंखें मींच ली। उसे महसूस हो रहा था जैसे भरे मजमे में इसे बेलिबास कर दिया गया हो। और करने वाली भी कौन थी? इसकी मोहब्बत, इसका लिबास। बेला बेटा, हम बैठ कर बात कर रहे हैं ना बेटा? अफजल साहब ने उसे समझाना चाहा। शायद अब वक्त आ गया था कि उसे इनके रिश्ते की बाबत आगाह कर दिया जाए। बैठकर क्या बात करेंगे बैठकर बाबा? इस शख्स ने इस कदर घटिया हरकत की है, आप बैठकर इससे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे? वो बेयकीनी से इन्हें देखती चीखती हुई बोली। बेला बेला लेट मी एक्सप्लेन दिस। मेरा तरीका गलत था, कुछ गलत नहीं हुआ। हम जायज़ जब्त से सुर्ख होती आंखों से उसे तकते इसकी आंखों में इल्तिजा थी, एक खामोश इल्तिजा कि वो भरम रख ले। इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही रात के सन्नाटे को थप्पड़ की गूंज ने तोड़ा था। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो इसके गाल पर पूरी शिद्दत से थप्पड़ मार चुकी थी। बेला, शीरी ने बेख्तियार लबों पर हाथ रखी। गवार भी बेयकीनी से उसे देख रहा था। मैं तो आपको सिर्फ एक बददिमाग शख्स समझती थी, लेकिन आप तो इंतहाई घटिया शख्सियत के मालिक, एक बदकिरदार। बस करें। एक झटके इसके बाजू में पंजे गाड़ते वो धारा था। आंखें आग उगलती मालूम हो रही थी। आंखों के गोशे जब्त की हदें पार करते सूझ गए थे। इसकी तनी हुई रगें इसके जब्त की गवाह थी। बदकिरदार नहीं हूँ मैं। बदकिरदार होता तो आप यूँ सर बुलंद किए मेरे चेहरे पर थप्पड़ सिर नहीं कर रही होती। जायज़ रिश्ते में होने के बावजूद भी मैंने कभी अपनी हदूद पार नहीं की। सच सुने और अब उसे बर्दाश्त करें। कुछ गलत नहीं किया मैंने। अपनी बीवी के कमरे में आया हूँ मैं, बेला इब्राहिम मलिक। अपनी बीवी को छुआ है मैंने, और जायज़ और शरई हक रखते हुए छुआ है।
اس کے بازو پر بے دردی سے اپنی گرفت بڑھاتے اس نے خون نشان نگاہوں سے بیلا کو تکتے ہوئے کہا تھا۔ اس خبر نے جتنا بڑا جھٹکا بیلا کو دیا تھا، اس سے کئی بڑا جھٹکا سدرا بیگم کو بھی دیا تھا۔ بہت خوب صلہ ملا ہے مجھے میرے صبر اور برداشت کا بابا، محبت کے بجائے تھپڑ اور بد کرداری کا الزام۔ حد سے زیادہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اطہر صاحب کی جانب دیکھتے شکوہ کناں لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے کی طرف نے انہیں بھی تڑپا دیا تھا۔ تیاری کریں رخصتی کی، اگلے 1 ہفتے میں مجھے میری بیوی میرے کمرے میں چاہیے۔ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر پھینکنے کے سے انداز میں چھوڑتے وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ بیوی بیلا ابراہیم ملک وہ بے یقینی سے بڑبڑا رہی تھی۔ بابا، تایا جان یہ کیا کہہ گئے ہیں؟ وانی سے بہتے آنسو کے درمیان کہتی وہ اطہر صاحب کے روبرو ہوا کھڑی ہوئی۔ یہ کیا کہہ کر گئے ہیں تایا جان؟ وہ ٹوٹے لہجے میں قرب سے انہیں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ اتنی ارزاں تھی اس کی ذات کہ وہ شخص پورا حق رکھتا تھا اس پر جس کا لمس بھی اسے آنکھیں مانند لگتا تھا۔ اپنی بدگمانی میں وہ اس کی نگاہیں بھول گئی تھی۔ اس کا ٹوٹ کر بکھرتا لہجہ اسے یاد نہیں تھا۔ اس اداس رات کی مایوس کن تنہائی اور الجھا دینے والے سناٹے کا ایک بے معنی لمحہ تھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ خالی سنسان سڑک پر بے مقصد دوڑ رہا تھا۔ نظروں کے سامنے کتنے ہی حسین لمحات گردش کر رہے تھے۔ اس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی تو اس کے خیال کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اس کی کھلکھلاہٹ، اس کی ہنسی، اس کا لڑنا، اس کا غصہ، ہر منظر کتنی ہی بار اس کی نظروں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ آپ سمجھ ہی نہیں سکی بیلا، آپ میرا لباس تھی، آپ ڈھانپ نہیں سکی بیلا، آپ نے تو اس لباس کو تار تار کر دیا۔ ایک بار میری بات سن لیتی بیلا، آپ۔ وہ اپنے منتشر خیالات سمیٹتے میں بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک لہر سی اٹھ رہی تھی۔ آنکھیں اس بنجر زمین کی طرح خشک تھی جو بارش کی ایک بوند کے لیے برسوں سے ترس رہی ہو۔ آپ نے اچھا نہیں کیا بیلا، وہ چیخنا چاہتا تھا، اپنے اندر امڑتے طوفان کو اس کھلی فضا کے سپرد کر دینا چاہتا تھا، لیکن وہ دراب ابراہیم ملک تھا، اپنے جذبات اور احساسات پر قابو جانتا تھا۔ اپنا سارا غصہ وہ تارکول کی سڑک پر نکال لینا چاہتا تھا۔ اس تذلیل کا احساس کم نہیں ہو رہا تھا۔ اتنی تذلیل، اتنی حد تک اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی۔ آنکھوں کے کنارے ضبط کے باعث گلابی ہوتے سوج گئے تھے۔ تھکان سے چور ہوتے وجود کے ساتھ 2.5 گھنٹے بعد وہ گھر لوٹا تھا۔ لاؤنج میں ہی اسے سدرا بیگم اور زوار پریشانی سے ٹہلتے نظر آئے تھے۔ زوار، ابراہیم بھائی ساتھ کھڑی شیری نے دروازے سے داخل ہوتے ابراہیم کی جانب اشارہ کیا۔ بھائی، میری بات سنیں بھائی۔ بیلا غصے میں تھی، وہ بچی ہے، جذباتی ہے بھائی۔ اس کی تنی ہوئی رگیں اور بھینچے لب اس کے غصے کو صاف صاف ظاہر کر رہے تھے۔ ابراہیم، میرا بچہ کہاں تھے میری جان؟ کچھ خیال ہے ماں کا تمہیں؟ سانسیں اٹکی ہوئی تھی میری، کیوں مجھے دوہری اذیت میں مبتلا کر رہے ہو تم ابراہیم؟ اسے سیڑھیوں سے اوپر جاتے دیکھ وہ سرعت سے اس کے قریب آئیں۔ کچھ دیر، بس کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں اماں جان۔ حد سے زیادہ سرخ ہوتی آنکھیں اور بھاری ہوتی آواز انہیں بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ وہ تکلیف میں تھا، یہ درد انہیں خود پر محسوس ہو رہا تھا۔ پچھلے 2.5 گھنٹوں سے ہم سب کی جان سولی پر اٹکا کر تم خود کو وقت دے چکے ہو، اب یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ اسے کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے زوار اور شیری کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ یہاں آؤ ابراہیم، ادھر بیٹھو۔ اسے یوں ہی کھڑے دیکھ انہوں نے کچھ سختی سے کہا۔ وہ خاموشی سے کارپٹ پر بیٹھ گیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں اماں جان؟ میں نے اتنی بڑی بات چھپائی آپ سے؟ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لینے کا حق آپ کو تھا۔ وہ ان کی گود میں چہرہ چھپائے کسی بچے کی مانند بولا۔ انہیں اس وقت وہ 26 سالہ جوان مرد وہی چھوٹا معصوم بچہ لگا جو اپنی ماں کے انتقال کے بعد انہیں پہلی بار اماں جان کہتے ان کے آغوش میں ممتا ڈھونڈ رہا تھا۔ ادھر میری طرف دیکھو۔ میں چند لمحوں کے لیے صدمے میں ضرور تھی، کیونکہ بیٹا کہاں ہی نہیں سمجھا بھی ہے۔ ہمیشہ اپنی اولاد سے زیادہ ترجیح دی ہے میں نے تمہیں۔ اتنی بڑی بات اچانک معلوم ہونے پر دکھ بھی ہوا مجھے۔ جب ایک ماں اپنے بیٹوں کو پیار محبت سے جوان کرتی ہے تو اس کے دل میں بہت سے ارمان ہوتے ہیں ابراہیم، اور سب سے بڑا ارمان ان کی شادی کا ہوتا ہے۔ میرے بھی بہت سے ارمان ہیں زوار اور تم سے منسلک۔ اچانک ملی اس خبر نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، پر جانتے ہو میں جب بھی تمہاری شادی کرتی تمہاری پسند کو ہی ترجیح دیتی۔ بیلا کے لیے تمہاری نگاہوں میں طرف دیکھی ہے میں نے۔ میرا بیٹا جس لڑکی کو اتنا چاہتا ہے میں کیسے مخالفت کر سکتی ہوں؟ ابراہیم نے حیرانی سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ تو منتظر تھا کہ وہ چیخیں گی، اس سے افضل صاحب سے جواب دہی کریں گی۔ اچھی لگتی ہے نا بیلا تمہیں؟ اس کی پیشانی پر لب رکھتے انہوں نے نرمی سے سوال کیا۔
जवाबन वो बस सुर्ख होती नज़रों से उन्हें देख कर रह गया। अम्मा जान, हूँ तुम्हारी आंखों की तरफ बेयकीनी सब देख सकती हूँ। अब बताओ, मुझे मोहब्बत करते हुए इसी मोहब्बत का एहसास दिया है आज इन्होंने अम्मा जान। इसकी बात पर वो हल्का मुस्कुराई। ठीक है, वो निकाह में है तुम्हारे, लेकिन मुझे ये बताओ इब्राहिम, जो तुमने किया वो ठीक था? तुम इस पर हक रखते हो इसलिए तुमने उसे छुआ, लेकिन इस वक्त जब वो जानती भी नहीं कि तुम इस पर हक रखते हो, तो अगर देखा जाए तो इसका रद्द-ए-अमल भी कुछ गलत नहीं मेरी जान। नरम लहजे में इसकी जानिब देखती वो शफ़क़त से बोली। वह हैरानी से इन्हें देख रहा था। इनके किसी भी अंदाज में उसे बेला के लिए नफरत या नाराज़गी महसूस नहीं हुई। बाबा से कुछ बात करना चाहता हूँ अम्मा जान, इसने जैसे इनसे इजाज़त चाही। ज़रूर जाओ और इसे नरमी से अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाओ इब्राहिम। इस पर सख्ती करोगे तो वो टूट जाएगी। उसे बस थोड़ी सी मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। मैंने हमेशा इसके लिए दुआ की कि जो भी इसकी ज़िंदगी में आए उसे मोहब्बत दे, बेइंतहा मोहब्बत दे, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में सिर्फ मोहब्बत की ही कमी है मेरे बच्चे। बोलते बोलते इनकी आवाज़ रंध सी गई थी। इनके लहजे में हसरत थी, कुछ खो जाने का दुख था। वह हैरानी से इन्हें देख रहा था। इन्हें बखूबी एहसास था कि बेला की ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है, फिर इस कमी को दूर करने की दरख्वास्त वो इनसे क्यों कर रही थी। वो खुद भी इसकी ये कमी पूरी कर सकती थी। वो समझ नहीं सका। इनकी पेशानी चूम कर वो उठ खड़ा हुआ। बेला के कमरे के बाहर से गुजरते इसके कदम चंद लम्हे के लिए थम से गए थे। अंदर कमरे से इसकी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। यकीनन वो रो रही थी। इसके कुछ देर पहले की हरकत याद करते आते ही वो लब भेजकर अतहर मलिक के कमरे की जानिब बढ़ा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप बाबा? शिकवा का नज़रों से इनकी जानिब देख कर कहता वो इनके मुकाबले आ खड़ा हुआ। तुम क्यों चले गए बेला के कमरे में रात के इस पहर इब्राहिम? अभी वो इस खबर के लिए तैयार नहीं थी बेटा। टूट गई है वो, कितने घंटों से दरवाज़ा बंद किए रो रही है। वो नज़रें चुराते हुए बोले। और मैं नहीं टूटा बाबा। मेरी मोहब्बत ने मुझे बदकिरदार कह दिया। अपनी बीवी को देखने के लिए रात के अंधेरे का सहारा लेना पड़ता है मुझे। मैं आपको काबिल रहम क्यों नहीं लग रहा बाबा? इतनी तजलील, इतनी हिद तक। बेला की आंखों में बेतबारी देखने के बाद भी आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। मैं काबिल रहम नहीं हूँ? एक वही तो थी जिनके सामने वो बिखर सकता था, और वो बिखर रहा था। इब्राहिम, वो नहीं जानती थी इस रिश्ते के बारे में मेरे बच्चे। इसकी तरफ इन्हें भी तरपा रही थी। मुझे इनकी निगाहें, इनके अल्फाज नहीं भूल रहे बाबा। मेरी ज़िंदगी में वो तो शुरू से थी बाबा, हमेशा से थी वो। 8 साल की उम्र में मेरे साथ इनका नाम जुड़ चुका था। मैं नादान नहीं था बाबा। मैं जानता था जो नाम मुझसे जोड़ा जा रहा है वो मुझे अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक साथ रखना है। जब ये बात मेरे इल्म में शुरू से थी तो बेला को भी मालूम होनी चाहिए थी बाबा। आपने मुझे कहा कि मैं इनके ज़्यादा करीब ना आ जाऊँ बाबा, और आज वो सबसे मोहब्बत करती है सिवाय मेरे। मैं जो इनकी मोहब्बत का सबसे ज़्यादा हकदार हूँ। मुझसे नफरत करती है वो बाबा। हर कोई इन्हें अपना मोहसिन लगता है सिवाय मेरे। अम्मा जान के बुरे रवैये के बावजूद वो इनसे मोहब्बत करती है। मेरी ज़रा सी सख्ती पर इतनी नफरत, इतनी बदगुमानी। अपनी बीवी को अपने लिए रिश्ता लाते देख कर भी मैंने इनके लिए अपने दिल में कोई बदगुमानी नहीं आने दी। और क्या सबूत दूँ अपनी मोहब्बत का बाबा? इसका एक एक लफ्ज़ इन्हें तीर की मानत लग रहा था। अतहर साहब से बात करने के लिए आती बेला दरवाजे से ही लौट गई। इब्राहिम, उसे कुछ वक्त दो मेरे बच्चे, वो समझेगी तुम्हारी मोहब्बत को। उसे सीने से लगाते इन्होंने थके थके अंदाज में कहा। जितना वो समझ चुकी हैं इतना ही काफ़ी है। अगले 1 हफ्ते में मुझे अपनी बीवी की रुखसती चाहिए। अब मैं अपने तरीके से इन्हें एहसास दिलाऊंगा अपनी मोहब्बत का। वो ज़िद्दी अंदाज में कहते कमरे से। कैसा लगा एपिसोड करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।